हेलो, हाय। सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग जो है आज बात करेंगे 2006 के प्रश्न पत्र की टीजीटी की, यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षित चयन परीक्षा 2006 की हम लोग बात करेंगे। टीजीटी की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो टीजीटी के जो हमने 2004-2005 का क्वेश्चन पेपर हमने हल कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 2006 को करेंगे, ठीक है। का क्वेश्चन आए, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या आंसर था, क्या आंसर आपने दिया या मतलब जिसने भी दिया होगा और क्या देना चाहिए था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि टाइम आप लोग का ज़्यादा कंज्यूम ना हो, ठीक है। उसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, पूरा क्वेश्चन छोड़ के आप अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं पूरी वीडियो देखे बिना, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। शायद आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। इसलिए आप लोग को पूरी वीडियो देख कर जानी है हर हालत में। और कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी आपसे बीच में वीडियो के, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और उसके बाद में आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि जब मेरे जो है दर्शक बढ़ते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी कोई फ़ीस नहीं, बस मेरी फ़ीस यही इतना है कि आप लोग अपनी खुशी से लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और कमेंट कर दीजिए कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पहले जितनी वीडियोज़ हैं सबकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सब आप लोग जाकर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे के सारे जो है टेलीग्राम लिंक मिल जाएंगे। किसी भी वीडियो को आप देखेंगे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएंगे। रिसेंटली वाले में मिल जाएंगे, पीछे वाले में शायद आपको ना मिले, तो कोई बात नहीं, आप रिसेंटली वाला देखकर वहाँ से आप जो है जुड़ जाइएगा। चलिए, 2006 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र, मतलब कि अति महत्वपूर्ण मतलब कि सब महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आए सब महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गृह विज्ञान का महत्व है। गृह विज्ञान का क्या महत्व है? कोरा सैद्धांतिक, केवल व्यवहारिक, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों। तो सबको पता है कि गृह विज्ञान जो है हमारा वो जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों है, क्योंकि ये सिद्धांत पर भी काम करता है और व्यवहार पर भी काम करता है। मैं इसका कलर बदल लेती हूँ, मुझे ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू क्या है? रसायन विज्ञान, दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान और आपका क्या आ जाएगा? गणित अर्थशास्त्र। तो गृह विज्ञान का आपका जो है आर्थिक पहलू क्या है? तो आर्थिक पहलू आपको पता है कि रसायन शास्त्र का मतलब जो है वो आपके आर्थिक पहलू में नहीं आता, क्योंकि ये आपके जो है आ जाता है केमिकल वगैरह में, ठीक है, जिसमें हम लोग तंतु वंतु बनाते हैं कि क्या जो है उसमें क्या क्या रेस्पिरेटर में डाला, क्या उसको मिलाया, ये सब चीज़ें आ गई। जीव विज्ञान आपको पता है ये भी आर्थिक नहीं, ये जीव के बारे में जानकारी लेना, जिसको बायो बोलते हैं, उसके लिए जो है हो गया। दर्शन शास्त्र मतलब समाज के लिए बात करें, यहाँ पर भी आर्थिक नहीं होगा, तो गणित अर्थशास्त्र होगा ये इसका आंसर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है? गृहिणी का मुख्य कार्य क्या है? खाना पकाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना तथा कपड़े सिलना, गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना, ठीक है। गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना, ये ही सहयोग, क्योंकि गृहिणी का काम तो है ही खाना पकाना भी, घर साफ करना भी, कपड़े धुलना भी, कपड़े सिलना भी, लेकिन गृह कार्यों को व्यवस्थित करने में सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त करना गृहिणी का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो गृहिणी होती है वो जो है काम को बांट लेती है, तो काम उसको आसान हो जाता है करने में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है। भोजन बनाना, कार्य आरंभ करना, कार्य का मूल्यांकन ना करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है क्या हम लोगों का कि सबसे पहले आपका जो है
हम लोग कार्य आरंभ जब करते हैं उसके पहले हम लोग व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना, कार्य आरंभ करना, कार्य का मूल्यांकन करना। कार्य का मूल्यांकन कब होता है, एकदम आखिरी में होता है, सबको पता है। कार्य आरंभ करना क्या होता है, शुरुआत होती है, और भोजन बनाना क्या होता है, खाना बनाना होता है। अब मुझे एक चीज़ ये इस क्वेश्चन में नहीं समझ आ रही है, जब मैंने पढ़ा था तो भी मुझे ये अजीब सा लगा था कि इसका क्या मतलब हो गया भोजन बनाना। ठीक है, कार्य व्यवस्था का सिद्धांत है भोजन बनाना, लेकिन यहाँ पर आंसर हम लोग का क्वेश्चन के माध्यम से यही जाएगा कि भोजन बनाना हम लोग का सिद्धांत बनेगा, क्योंकि कार्य व्यवस्था में भोजन बनाना, यहाँ और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कार्य आरंभ करना कोई भी आप कर सकते हैं, भोजन बनाना कुछ भी करना। ठीक है, कार्य का मूल्यांकन लास्ट में होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो नहीं सकता। हाँ, आपको बताऊं मैं कि उपरोक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब भोजन बनाना है तो हम इसको यही डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। समय धन वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है, भौतिक साधन है, मानवीय साधन है, सार्वजनिक साधन है, कोई नहीं। समय धन और वस्तुएं, तो यहाँ पर आपको समय धन और वस्तुएं आपकी आ जाएंगी भौतिक साधन पर। ठीक है, मानवीय साधन क्या है, समय किसके अनुसार है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि समय को किसने मानवीय बताया है और किसने अमानवीय बताया है। दोनों व्यक्ति का आप नाम लेकर मुझे बताएंगे किसने समय को मानवीय बताया, किसने अमानवीय बताया। लेकिन यहाँ पर किसी के अनुसार नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, समय धन वस्तुएं संपत्ति साधन सब भौतिक साधन। ठीक है, मानवीय साधन तो समय नहीं आएगा ना, तो इसलिए क्योंकि एक राइटर के नाम से होता तभी इसको बोला जा सकता था, इसलिए हम लोग भौतिक साधन में लगाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार की आय। क्या पूछ रहा है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक। अब देखिए ये सारे कारक महत्वपूर्ण हैं, कोई भी कारक ऐसे नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो। भाई योजनाबद्ध काम करना एकदम बढ़िया है, परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना एकदम बढ़िया है, परिवार के सदस्यों का जो व्यवहार हो बढ़िया हो या खराब हो वो भी एकदम सही बात है, और परिवार की है बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो योजनाबद्ध कार्य करना ही यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आती है, आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग जान जाइएगा, उस पर आप ले सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर यहीं पर दे दूँ आपको, नहीं तो आप लोग बाद में पूरी वीडियो नहीं देखते हो। 9455836597 9455536597, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग जिसको भी आपको जो है कोई भी क्वेश्चन की क्वेरीज होती हैं जो आप लोग पढ़ते हो और वहाँ आपको समस्या आती है, तो आप मेरे उस पर हेलो लिखकर भेजोगे, मैं आपको ऐड कर दूंगी और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप जाकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे आपके जो क्वेश्चन मैं डालती हूँ, जैसे आज ही मैंने 23-24 क्वेश्चन डाले हैं, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका तैयारी बेहतर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परिवार की आय तथा व्यय पर नियंत्रण होना तथा आय का घर के सृजनात्मक कार्यों में व्यय करना गृह व्यवस्था कहलाता है। यह कथन किसका है, मतलब किस अर्थशास्त्री का यह कथन है पूछा जा रहा है। तो यह जो है आपके किसका है, प्रोफेसर जीड, एथसर, निकिल व डार्सी और कोपिन। तो आपका यह आएगा निकिल और डार्सी, यहाँ डोर्सी लिखा हुआ है, यहाँ आपको डॉर्सी कर लेना है। ठीक है, निकिल और डॉर्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका आएगा, मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर रही हूँ, काफ़ी हद तक मैं इसे पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी समस्या हो तो आप पीछे वाले वीडियोस जाकर देख लेना, मैंने बता दिया। अभी मैं ये छोटी बहुत छोटी सी चीज़ है, इसकी अगर मैं व्याख्या करूँगी बिना मतलब की वीडियो 2 घंटे की बन जाती है, फिर आप लोग देखते नहीं हो। देखिए ये वीडियो बहुत छोटी बनने वाली, क्योंकि बहुत ही मैंने देखा ना कि जब हम लोग पीछे देखते हैं ना 2004, 2005, 2006, तो क्वेश्चंस बहुत आसान आए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि कोई भी 125 में से तो 115 हल ही कर लेता है। 1-2 क्वेश्चन आपके जो है वो तो सबके गलत होते हैं। अगर आज कोई अध्यापक भी है ना, वो भी अगर एग्जाम में बैठ जाए तो 10 क्वेश्चन तो उसके भी गलत हो जाएंगे, जो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है। व्याख्या करने का टाइम पता है आपको कब आएगा, जब 2010 के बाद हम लोग आते हैं तब व्याख्या करने का टाइम आता है। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपको आकर यहाँ पर पूछेगा। अच्छा एक चीज़ मुझे आपसे ये कहनी है कि आप लोग
इस समय बहुत ही ज़्यादा टाइम ख़राब कर रहे हैं। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हमको तो लगता है कुछ लोग घूमने फिरने चले गए होंगे और कुछ लोग अपने बाबू सोना में फंस गए होंगे। तो अपने बाबू सोना को किनारे रखेंगे और घूमने फिरने को भी जब हम लोग एग्ज़ाम पास कर लेंगे, हम लोग को नौकरी मिल जाएगी, फिर हम लोग आराम से घूमे फिरेंगे, ठीक है। और तनख्वाह जब मिलने लग जाएगी ना, जब आपकी सैलरी लग जाएगी 4, 6, 10 महीने में, तो आप आराम से पैसा इकट्ठा कीजिए और बिल्कुल आप ऊटी घूम के आइए। अपना जो है 1 लाख का पैकेज लेके अपना घूम के आइए। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ेंगे, वरना आपके जो बहुत से ऐसे बाबू सोना वाले होंगे कि जो आपको डिमोरलाइज करते हैं और आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पढ़ के क्या करोगी या करोगे, मैं तो कमाऊंगा ही या मैं कमाऊंगी ही, या ऐसे सारी चीज़ें। तो प्लीज़ हाँ, ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग खुद को तो संभाल नहीं पाते, दूसरों को क्या संभालेंगे। इन सब से दूर रहिए। और आप लोग DSSB के लिए परेशान मत होइए। कल मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन डाल देती हूँ DSSB का। आप लोग इतना उस पर समस्याग्रस्त हैं कि जो है आप सब लोग पढ़ाई छोड़कर बस DSSB पे ही लग गए हैं। कुछ नहीं है, 30 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर आपका 29 साल 12 महीने में 10 दिन भी बाकी है तो आप DSSB का फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो उसमें डेट मांगा है, उसके पहले अगर आपका जो है 30 साल नहीं पूरा हुआ तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपका 29 साल का एज है, 29 साल 11 महीने, 29 साल 11 महीने 28 दिन भी है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, B.Ed की जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा उसमें होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपके BA के तीनों साल में होम साइंस होना चाहिए, ठीक है। तो यही 3 चीज़ चाहिए बस, और कोई समस्या नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा इसमें गोल गोल मत घूमिए। फॉर्म डालना है, फॉर्म फिल करिए और इसके बाद एग्ज़ाम दीजिए। ये एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का नहीं है, ये एग्ज़ाम आपका है NCR का है। आपका NCR में एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं लगाएगा। आप लोग इतना गोल गोल घूमेंगे तो टाइम निकल जाएगा, आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सब कर्म ख़त्म कीजिए और यहाँ पर आके लग जाइए। चलिए ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। वीडियो क्यों आगे बढ़ानी। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है, जिसे भविष्य के लिए उत्पाद कार्यों में लगाया जाता है, क्या कहलाता है? तो वह बचत कहलाता है, ठीक है। ये सबको पता है, वो बचत कहलाता है। निसंचय, निसंचय मतलब कि जो बच जाए, ठीक है, जो आपके बच जाते हैं, हम लोग को पता नहीं रहता, वो चीज़ें हो गई। यहाँ जो है 100 रुपये का हमारा जो है गए सब्जी लेने, और जो है हम बजट बना के गए थे कि ठीक है 90-95 पे सब्जी ले लेंगे, लेकिन वो 80 में सब्जी ले आए, तो वो चीज़ें हो गई। आय आने वाला, व्यय खर्च करने वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा नंबर 10 कि परिवार की अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के निम्न में से किस मूल सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए? अर्थशास्त्र, आय, व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थशास्त्र को सफल बनाने के लिए हम लोग को हमेशा ज्ञान किसका होना चाहिए? अर्थशास्त्र का होना चाहिए। जब अर्थशास्त्र का ही ज्ञान होगा तभी हमें ये पता चलेगा कि जो है क्या आया है, क्या गया है, क्या खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी को क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर तो जो है आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था उसको कि परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उसको नहीं पूछना चाहिए था। अब पूछो नहीं क्यों पूछना चाहिए था? इसलिए सुंदरता, चलो ठीक है, सुंदरता तो निकाल देते हैं, ठीक है। और इसके बाद सूझबूझ होनी चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे इसमें नहीं। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या नहीं जरूरी है? तो सुंदरता जरूरी नहीं है, ये तीनों चीज़ जरूरी हैं। और यहाँ पर पूछा है परिवार कल्याण की गृहिणी को क्या होना चाहिए? मितव्ययता भी होनी चाहिए, सूझबूझ और नम्रता। यहाँ पर या तो सब होना चाहिए था या तो नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहा जाता है? संचय, बचत, आय, धनवर्षा। जब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो क्या हो जाता है? बचत हो जाता है। संचय मतलब हो जाता है जो हम लोग इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करने का क्या मतलब होता है कि हम जो चीज़ें जो है मतलब कि वही चीज़ है ना, LIC जमा कर दिए, खाता खोली, ये चीज़ें। तो जो आय जब खर्च हो जाती है उसके बाद जो बचता है उसको कहते हैं बचत, ठीक है। तो यहाँ का ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को क्या बनाता है? आलसी निष्क्रिय, क्रियाशील स्वस्थ, आलसी स्वस्थ, निष्क्रिय स्वस्थ। तो सबको पता है ये क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15 है।
बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? मोतियाबिंद, काला पानी, भेंगापन, दूरदर्शिता। तो जब बढ़ती उम्र है उसमें हम लोग को क्या हो जाता है, कोई भी बढ़ता उम्र है, अभी मेरे ससुर जी ने अपना ऑपरेशन कराया, करीब उनकी उम्र जो है 60-61 साल की है, मोतियाबिंद का। तो जब उम्र ज़्यादा होती है तो मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दूषित भोजन से फैलने वाला रोग क्या है? सबको पता है कि हैजा जो होता है वो दूषित भोजन से, अगर यहाँ पर पानी होता तो पानी भी हो सकता था, और भोजन है तो भोजन भी हो सकता है। ठीक है, चलो, अगर पानी है तो मुख्यतः पानी ही लगे, मान लीजिए बोल दिया गया हैजा किस चीज़ से होता है, तो दूषित पानी से, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर पानी नहीं है, जैसे यहाँ पर डिप्थीरिया, रिकेट, हैजा तपेदिक दिया हो तो आप हैजा लगाते हैं। अगर यहाँ पर जो है आपको जो अतिसार दिया होता या आपको जो है अपच दिया होता तो वो सब भी लग जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 16। शरीर की रक्त शुद्ध करता है, कौन शुद्ध करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो शरीर का रक्त जो होता है वो शुद्ध नहीं करता, कहने का मतलब ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो वो शुद्ध रक्त को जो है फेफड़े में पहुंचाता है, और फेफड़े जो जाता है, शुद्ध रक्त जो होता है वो जो है आपके जो है हार्ट में जाता है, हार्ट बाहर करता है, सारे पूरे शरीर में आपके रक्त को पहुंचाता है, और वो रक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर वापस से फेफड़े में जाता है, फिर फेफड़ा उसको फिल्टर करके और फिर उसको जो है शुद्ध रक्त पहुंचाता है। ये काम का इसमें मुख्य कार्य करता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? सबको पता है टिटनस, कैंसर होता है, अतिसार आपको पता है, अभी बता दिया, कैंसर होता है, बुखार आपको किसी से भी होता है, जुकाम हो जाएगा तो भी बुखार हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी तो भी बुखार हो जाएगा। बुखार ऐसी चीज़ है, टेम्परेचर जब शरीर का बढ़ जाता है तो बुखार, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं। टिटनस, लोहा गड़ गया, लकड़ी आपको लग गई, अंदर ज़्यादा घुस गई, उसमें गंदगी है, मिट्टी लगी हुई थी, तो उससे टिटनस हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर हम लोग का 18 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रथम चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा निरीक्षक। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का तो जो है, जो ये अधिकारी होता है ना, ये चिकित्सा निरीक्षक नहीं होता है, चिकित्सा अधिकारी होता है, प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है। ठीक है, प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है, किसका प्रबंध करता है? विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, प्रशिक्षण का, निरोग व्यक्तियों का, माता और शिशुओं का। तो सबको पता है कि विश्व स्वास्थ्य प्रबंध जो करता है वो करता तो सबका है, मतलब पूरे विश्व में जितने लोग हैं सबके जन के स्वास्थ्य की करता है, लेकिन 1-2 बार क्वेश्चन आया है तो उसमें ऑप्शन क्या आया है, उसमें आंसर माना है माता और शिशुओं के लिए। लेकिन मान लीजिए कभी अगर माता और शिशु नहीं दिए हैं ऑप्शन में, तब आपके लिए विश्व जन स्वास्थ्य, मतलब कि विश्व के हर व्यक्ति के लिए यहाँ कार्य करता है। लेकिन अगर यहाँ सब कुछ दिया हो और ऐसे माता और शिशु दिया हो तो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा माता और शिशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाएगा 20 का क्या है? भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन हुआ था। अब भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था? 1959, 1951, 1961, 1964, 1959, 1951, 1961, 1964। तो ये हमारा जो हुआ था ये 1950 में हुआ था। लेकिन जो है यहाँ पर ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो है ये सारे ऑप्शन को काट देना है और इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर आपको नोट करना है 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है प्रत्येक नगर में, गांव में, कस्बे में, जिले में। तो आप सबको पता है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो शाखा होती है ये कस्बे में होती है। कस्बा किसको कहते हैं? कस्बा ना आपका शहर में आ जाए और ना ही वो आपका देहात में आ जाए। कहने का मतलब कि एक भरी पूरी बाजार हो जो अच्छी हो, जिसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ी हो और आपके जो शहरी क्षेत्र से भी जुड़ी हो, उसी को हम लोग कस्बा कहते हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा कस्बे में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
22 क्या है, राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर निम्नलिखित कार्य होता है, परिवार नियोजन, प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, माता एवं शिशुओं की देखभाल, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर सारे काम होते हैं। क्यों सारे काम होते हैं? क्योंकि ये परिवार कल्याण है, तो ये ऐसा ही करेगा कि नियोजन के लिए भी कार्य करेगा, ठीक है, और इसके बाद में प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल भी करेगा, माता एवं शिशुओं की देखभाल भी करेगा, उपयुक्त सभी करेगा, राष्ट्रीय परिवार कल्याण। लेकिन आपके जो उत्तर दिए हैं वो इसके ये दिए हैं, ठीक है। मैं 1 मिनट इसको मिटाकर थोड़ा सही कर देती हूँ। देखिए आपके जो आंसर दिए हुए हैं, मुझे पता है आप लोग का क्वेश्चन जरूर आएगा, उसमें दिया हुआ प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल, लेकिन राष्ट्रीय परिवार कल्याण केंद्र पर जो काम होते हैं वो परिवार कल्याण केंद्र पर वो थोड़ा बहुत शिशुओं की देखभाल पर भी आ जाता है, थोड़ा बहुत परिवार नियोजन की कुछ सलाह दिए जाते हैं, ठीक है, इसलिए उपयुक्त सभी भी इसमें होंगे, ठीक है। मैं तो इसमें उपयुक्त सभी ही मानती, अगर वहाँ पर होती, आयोग में होती तो, लेकिन मैं वहाँ पर हूँ नहीं फिलहाल, मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर मुझे प्रसव के समय महिलाओं की देखभाल को ही ऑप्शन को लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, आइए देखते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है? अब तो ये मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होता है। मैंने इसको बताया भी था कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होता है, ठीक है, 0.03। सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका? ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और उसके बाद तमाम गैसें आ जाती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। 24 में क्या आ जाएगा हम लोग का कि मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो आप लोग को सबको पता है कि मनुष्य जो है 17 बार, 18 बार, 19 बार, 20 बार इस तरह से वो लेता है। तो मुख्यतः क्या होता है ना, 18 से 20 बार हम लोग के जो है ऑप्शन सही माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 12 से 18 दिया हुआ है और 15 से 20 दिया हुआ है, तो जो हम आंसर लगाएंगे ना वो 15 से 20 लगाएंगे। 10 से 12 नहीं लगाएंगे, 12 से 15 नहीं लगाएंगे, 12 से 18 नहीं लगाएंगे। अगर ये 18 से 20 होता तो लगाते, तो इसलिए ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 नहीं 25 है, प्रजनन शक्ति में कमी किसके अभाव से होता है? ये तो सबको रटा रटाया है कि विटामिन ई के अभाव से होता है। हाँ, एक चीज़ मैं यहीं पर ये बता दूं कि अगर विटामिन ई ऑप्शन में नहीं आता है तो बिल्कुल समस्या नहीं सोचनी है कि अब क्या करें, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं है, वहाँ पर आप विटामिन ए लगाएंगे। अगर विटामिन ए और ई नहीं है तभी आप क्वेश्चन सही मानेंगे कि हाँ ये गलत है। अगर विटामिन ई नहीं दिया हुआ है और विटामिन ए दिया हुआ है तो बिल्कुल आंख बंद कर विटामिन ए लगा दीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि विटामिन ए की अधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? सबको पता है कि कद्दू में कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो कद्दू में आपका विटामिन जो है ए क्यों सबसे ज़्यादा पाया जाता है? क्योंकि कद्दू जो होता है वो पीले रंग का होता है, और पीले रंग के जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो गाजर है, कद्दू है, पपीता है, ये सारी चीज़ें जो है ये विटामिन ए की मुख्य स्रोत है, बढ़िया स्रोत है। आम हो गया, गाय का दूध हो गया, मक्खन हो गया। मक्खन एकदम वाइट नहीं होता, गाय का थोड़ा सा पीला पल्ले के होता है। तो जितनी भी पीले वाली चीज़ें होती हैं, नारंगी, पीली नहीं नारंगी, उसमें विटामिन ए बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कद्दू आ जाएगा। पालक आपको आयरन, बेरी बेरी आपकी रोग हैं, ठीक है। और बेरी बेरी किससे होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे कि किससे बेरी बेरी होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछती हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग जो है आंसर नहीं देते हो, भाग जाते हो, ठीक है। बेरी बेरी किससे होता है? एनीमिया, आपको पता है कि आयरन की कमी से एनीमिया होता है। तो ये रोग है, ये रोग है, ये पालक है जिसको जो है इसमें आपको आयरन मिलता है, और ये कद्दू है इसमें आपको विटामिन ए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। सोचो, मैं जब इसको पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा फील होता है यार कि अब क्यों नहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो है ठीक है चलो टिक मार्क, आंख बंद करके भी ना टिक लगा दो तो लग चलो ठीक है आ जाएगा, 100-110 तो आ ही जाएगा। अब तो आंख खोल के भी जो है टिक मारो तो भी सही नहीं होता। हम लोग टिक मार के आते हैं वहाँ से, जैसे जब आप लोग जो है टिक मार के आते हो वहाँ से, जैसे जिसने 2021 का पेपर दिया होगा तो भी हमें सही करके आया, जैसे WHO हमने सही करके आया है, इसी तरह से बहुत से क्वेश्चन सही करके आए थे लोग। लेकिन फिर भी क्या होता था, हुआ
मुझे पता चला कि क्या हुआ, बहुत लोगों ने कहा ये गलत था, वो गलत था, और जब मुझे पता चला कि अरे यार WHO को गलत साबित कर दिया गया, तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मतलब क्या है। और जब अब मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है 2004 का पेपर तो मतलब टू मच आसान था। 2005 सेम, 2006 देखिए आप लोग तो पढ़ ही रहे हो, एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है जिसको व्याख्या करना पड़ा हो, ठीक है, इतना आसान आसान पेपर आया है। तो इसलिए, लेकिन फिर भी आपको पता है कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग आसान सी चीज़ छोड़ देते हैं और वही समस्याग्रस्त करती है। इसलिए आसान सी चीज़ भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमेशा कहा जाता है ना, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो ऐसा घात करता है ना कि हम लोग उफ भी नहीं कर पाते हैं। और आपको पता है लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? हमारे एम से भटक जाना, उद्देश्य से भटक जाना। और इस उद्देश्य से भटकाने में आज की जो जनरेशन जो होती है ना, उसको कौन भटकाता है? उसके जो है अपोजिट जनरेशन वाले, ठीक है, जो है आपको बेबी 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 करके घूमते हैं ना, वही आपको परेशान करते, चाहे वो लड़की हो अन्यथा लड़का हो, कोई भी हो। अगर वो आप एक चीज़ समझ लो इसको, कि अगर आपसे माँ बाप के अलावा, बाबा दादी के अलावा, मतलब जितने आपके जो हो रिलेशन वाले, जो बहुत सगे रिलेशन वाले हो, उससे ज़्यादा अगर कोई आपको प्यार किया, है मेरी बाबू, हाय मेरा सोना, हाय मेरा बच्चा, तो समझ लेना कि ये पक्का आपको ठगने वाला है। और ऐसा ठगेगा, ऐसा ठगेगा कि पूरी लाइफ टाइम आपको ठगता ही रहेगा। अभी तो ये ठग के जो है किनारे बैठ जाएगा और हमारी पूरी लाइफ खराब कर देगा। इसलिए पक्का बता रही हूँ, चाहे आप लड़के हो और चाहे आप लड़की हो, बिल्कुल ऐसे लोगों से तो बच के रहना। कम से कम 2 गज दूरी, और इनसे दूरी है जरूरी। समझ गए आप लोग ना? चलो, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है मेरे ख्याल से तो, कि जो है विटामिन डी जो होती है उससे हम लोग को सूखा रोग हो जाता है। हम लोग को क्या, बच्चों को होता है, ठीक है, सूखा रोग हो जाता है। रतौंधी आपको पता है विटामिन ए की कमी से। बेरी बेरी नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था। एनीमिया आपको पता है आयरन की कमी से। अच्छा, आयरन शरीर में तभी अवशोषित होता है जब उसके साथ में विटामिन सी को जो है उपयोग किया जाए। आपके आंवले में विटामिन सी बेहद होती है, बहुत होती है, लेकिन उसमें आयरन भी बहुत होता है। क्यों? आंवला काट के आप रख दो, कुछ देर बाद वो वाइट एक परत जम जाती है, ठीक है, या जो एकदम से कुछ दिन के लिए सुखाने के लिए छोड़ दो आंवले को तो वो काला हो जाता है। तो जब तक किसी भी फल में, जैसे मान लीजिए नींबू में विटामिन सी बहुत होती है, लेकिन उससे वो आयरन नहीं मिलता। अगर आप नींबू भी खा रहे हैं और उसके साथ जो है आप कोई आयरन वाली चीज़, वैसे मुझे मान लीजिए पालक खा रहे हैं और पालक के साथ आपने नींबू को खा लिया, तो क्या होता है, आयरन का आपका अवशोषित बहुत बढ़िया तरीके से होता है। इसलिए आयरन और नींबू मतलब विटामिन सी एक साथ खाना चाहिए। हरी मिर्ची में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, ठीक है। चलिए 28 नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहाँ? पाया जाता है पित्त में, जठर में, अग्नाशय में, लार में। तो पेप्सिन नामक एंजाइम हम लोग का पाया जाता है कहाँ पर? जठर में। जठर मतलब क्या होता है आपका? जहाँ पर जेजुनम पाया जाता है। पेप्सिनोजन पेट के मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। यह भोजन प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। जठर रस में रेनिन एंजाइम निष्क्रिय और प्रोरिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है। जठर रस में आपका पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एक मिनट इसको टिक मार्क कर दूँ ना, मैंने टिक मार्क नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन क्या है कि स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले जो है एंजाइम का क्या नाम है? लाइपेज, रेनिन, टाइलिन या पेप्सिन? आपको क्या बदलने वाला चीज़ है? लाइपेज, रेनिन, टाइलिन और पेप्सिन। तो यहाँ पर आपका जो है स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम है आपका जो है टाइलिन, ठीक है। इसका क्या नाम है हम लोग का? हम लोग इसको क्या बोलेंगे? टाइलिन बोलेंगे। टाइलिन का क्या मतलब था? स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन है। यह भोजन के स्टार्च को शर्करा में बदलता है। इसे सेलाइवरी एलाइमेज भी कहा जाता है। क्या कहता है? सेलाइवरी एमाइलेज भी बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाएगा आपका। जठर रस किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को, इनमें से कोई नहीं। तो जठर रस जो होता है वो किसको पचाता है? हमारे प्रोटीन को पचाता है। जठर रस जो होता है वो किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी इसके पहले मैंने आप लोग से पूछा था कि जो है आपसे पूछा, देखो स्टार्च में शर्करा मतलब एंजाइम का टाइलिन आता है, तो नहीं इसके पहले वाला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट, ये वाला, हाँ ये वाला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले क्या है? तो टाइलिन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? एक मिनट
आपका स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले जो एंजाइम है वो आपके कौन से हो जाएंगे? इसे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? टाइलिन ही बोलते हैं। हाँ, स्टार्च को शर्करा बदलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले शायद था, इसके पहले वाला क्वेश्चन था। हाँ, पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पित्त रस में, जठर रस में, लार में और किस में? तो पेप्सिन जो है वो जठर रस में पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम है ये जो पेट के मुख्य कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, थोड़ा सा जो है चेंज है यहाँ पर कि जठर रस किसे पचाता है? तो जठर रस प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, जठर रस जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, जठर रस क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। स्टार्च तो मुंह में ही टूट जाता है, उसके बाद आगे निकलता है। ठीक है, तो जठर रस में वो प्रोटीन को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं इसको अच्छे से आपको बताई हूँ कि प्रोटीन को, वसा को क्या कैसे तोड़ता है। मैंने वॉइस नोट में डाला है, आपको मैंने नंबर दे दिया, आप जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ, वॉइस नोट बहुत अच्छे से डालती हूँ मैं वहाँ पर। ठीक है, चलो 31 क्वेश्चन नंबर क्या आएगा हमारा? 31 क्या आएगा? यकृत के अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? यकृत जो होता है वो अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? माड़ में, सेलुलोज में, एंजाइम में और ग्लाइकोजन में। किस में बदल देता है? यकृत जो माड़ होता है, यकृत जो होता है वो शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? यकृत शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है। यकृत मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना? लीवर जो है, जो शर्करा होती है उसको किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ग्लाइकोजन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से, आंतों से। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है मनुष्य का वो आपका मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टार्च वगैरह मुंह से ही टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे जा जाके करते हैं। आपको अगर पाचन क्रिया समझनी हो तो आप वॉइस नोट ज्वाइन कर लीजिए मेरा, वरना आपको वॉइस नोट में तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन अब पाचन क्रिया में वीडियो बनाऊंगी तब जो है थोड़ा सा आपको लेट मिलेगा वो, क्योंकि अभी मैं उसको पढ़ा चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, जो अलग अलग चीज़ें पढ़ा रही हूँ। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं सबको जो है सबके पर्सनल नंबर पे सेंड कर दूंगी। जो नया जुड़ेगा उसको मैं सेंड कर दूंगी वॉइस नोट। ठीक है, चलो। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 है 33। ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में, ग्रहणी में, क्षुद्रांत में, बड़ी आंत में। तो ग्रसनी के बाद भोजन जाता है अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सही है ना? ग्रसनी के बाद भोजन अमाशय में जाता है ना? अगर सही है तो बताइए हाँ सही है। ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं हाँ सही है। ठीक है, चलो इसके बाद आप 34 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। 34 क्वेश्चन नंबर क्या है? यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त संग्रह करना, अग्नाशय स्राव करना, पित्त बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यकृत का क्या काम होता है मुख्य? यकृत का काम होता है कि यकृत मतलब लीवर। अच्छा मैं बताऊं कि आपको यहाँ पर मुझे एक मतलब ऑप्शन मिला कि यकृत का जो काम होता है वो क्या होता है? जो है पित्त बनाना। तो यकृत में यानी लीवर में पित्त बनता है। ठीक है, तो पित्त क्यों बनता है लीवर में, ये आप लोग भी जरा मुझे बताना कि पित्त लीवर में क्यों बनता है, यकृत में पित्त क्यों बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। 36 आ जाते हैं। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। दीर्घकालीन, निरुद्देश, तत्काल, अल्पकालीन। तत्काल दी जाती है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है 36। खप्पच्चियों का प्रयोग किया जाता है चोट को ढकने के लिए, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए, रोगी को सीधा रखने के लिए। तो सबको पता है कि आपको टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, ताकि डॉक्टर के यहाँ जब तक पहुँचे तब तक हड्डी सरक कर अपने स्थान से हट न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के गुण निम्न गुण होते। प्राथमिक चिकित्सक के उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, निर्णय न ले पाने वाला, धैर्यहीन, इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि उत्तम उसका स्वास्थ्य अच्छा। मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था स्वास्थ्य उसका अच्छा हो, उसके अंदर कोई चोट वोट ना लगी, उसको कुछ इन्फेक्शन ना हो, सर्दी जुकाम टीबी वगैरह उसको ना हुआ हो, और उसका हृदय मजबूत हो। ये नहीं हो कि किसी को चोट लग गया अब वो है सर उठा बैठा के बैठ गया कि अब मैं क्या करूँ, चोट लग गई, अब इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब वो रो रो के गला फाड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको होना चाहिए
हटो भाई, किनारे हटो, इसको पहले हवा आने दो और लाओ फटाफट, ये करो, वो पानी लाओ दो, इसको जो है ये करो वो। इसके बाद में जब सारी चीज़ें हो जाए तो तुरंत, अरे क्या खड़े खड़े देख रहे हो, चलो उठाओ इनको और लेकर चलो हॉस्पिटल में। ये ऐसा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 है। 38 क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 38। नाक से रक्तस्राव होने पर घायल को उल्टा लिटा देना चाहिए, कुर्सी पे बैठाकर सिर को पीछे की ओर झुका देना चाहिए, पीली मिट्टी सुखा देनी चाहिए, जूता सुखाना चाहिए। देखो घायल को अगर उल्टा लिटाएंगे तो उसको और तेज जो है नाक से खून बहेगा। पीली मिट्टी सूंघाने का कोई मतलब नहीं, तो नाक से खून बह रहा है तो पीली मिट्टी वो सूंघ पाएगा, अगर सूंघेगा तो मिट्टी चिपक जाएगी और उसको बैक्टीरिया लग जाएंगे। और जूता सूंघाना कोई वो थोड़ी है कि आप जूता सूंघा रहे हैं मिर्गी आ रही, तो वैसे इनफैक्ट तो मिर्गी आने पर भी जूता सूंघाना मूर्खता वाली बात है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कुर्सी पर बैठाएंगे और इसके बाद उसके सिर को पीछे लटका देंगे, ताकि जो जब गला पीछे लटका रहेगा तो उसको जो है खून रुकने की आशंका रहेगी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 पे आ जाएंगे। 39 क्वेश्चन हम लोग क्या है, धमनी से रक्तस्राव को पहचान होती है। धमनी से रक्तस्राव की क्या पहचान होती है, शुद्ध लाल रंग का चटकीला कलर रुधिर होता है, काला मटमैला होता है, हल्का नीला होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो आप लोग को ये पता होगा कि धमनी से जो खून बहता है वो हमेशा साफ खून बहता है, इसलिए वो चटकीला और शुद्ध होता है, ठीक है। सिरा से जो खून बहता है वो जो खून ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, वो खून होता है, ठीक है। चलो आज का क्वेश्चन ये है, लास्ट एट नॉट लीस्ट। लीस्ट नहीं कहने का मतलब ये आज का आखिरी क्वेश्चन आज का है, अभी इसके आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कई भाग में करते हैं ताकि जो है देर ना, वो मतलब समय ज़्यादा ना हो, ऊबर ना हो, हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा कर लें। किसी व्यक्ति के कपड़ों पर आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करेंगे, व्यक्ति के ऊपर पानी डालेंगे, व्यक्ति को कंबल से पूरी तरह लपेट देंगे, बालू फेंकेंगे, कपड़े उतार देंगे। तो ये क्या आएगा इसका कि किसी व्यक्ति को अगर जो है किसी व्यक्ति के कपड़े में अगर आग लग जाती है तो उसमें कंबल से उसको लपेट देंगे ताकि उसकी आग बुझ जाए। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, अगर कपड़े पर आग लग जाती है तो मैंने ये क्वेश्चन कई जगह कई तरह से देखा हुआ है आंसर, लेकिन अगर कपड़े में शरीर में आग लगती है तो कंबल लपेट देते हैं, कपड़े में आग लगती है तो क्या बोलते हैं, पानी डाल दो। नहीं, तभी भी पानी नहीं डालना है। पानी डाल सकते हैं अगर इससे मान लीजिए आपकी साड़ी के आंचल में लग गया तो आप पानी डाल देते हैं। मैंने पिछले बताया भी कई जगह कपड़े में आग लगने से पानी डाला जा सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए आंचल में लग गया तो आप पानी डाल सकते हैं, आपके दुपट्टे में लग गया तो आप पानी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैंट में आग लग गई है, आपके सलवार में आग लग गई है तो पानी डाल सकते हैं। कपड़े पर लगी अगर हल्की अगर ज़्यादा है तुरंत कपड़ा लपेट दें, ताकि कंबल लपेट दें ताकि कंबल से आग बुझ जाए, ठीक है। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन ये कल हम लोग 41 से करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को कोई समस्या होगी तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। आप लोग को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश किया कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए वीडियो को। क्वेश्चंस जो पूछे हैं बेरी वाला और एक और वो वाला, वो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। कल जितने लोग आंसर देंगे मैं उनका नाम लिखकर यहाँ पर जो है इसमें लेकर आऊँगी, और उसके पहले भी जितने लोगों ने मुझे कमेंट किया है मैं सारे नाम कल नोट डाउन करके रखा है, मैं टाइप करूँगी और यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है। तो जितने लोग आज आंसर करेंगे, जितने लोग वीडियोज़ को देखने की कोशिश करेंगे, उतने लोगों का नाम कल मैं यहाँ पर जरूर दूंगी। भाई जितने लोग वीडियो देखेंगे उतने लोग को तो मैं नाम नहीं दे सकती ना, जितने लोग कमेंट देंगे उन्हीं लोग को तो मैं नाम दे सकती हूँ, उन्हीं लोग को मैं देख सकती हूँ, ठीक है। चलो फिर, तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट या क्वेश्चन के थ्रू। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िए लिखिएगा। और DSSB का बेसिक मैंने 3 क्वेश्चन था, 3 जो आपको समस्या थी वो उन्होंने बता दी। अब आप लोग परेशान नहीं है, जिसको फॉर्म डालना हो वो फॉर्म भरिए, जिसको नहीं डालना हो वो पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो ओके, बाय।